Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 9th of December 2020। तो 9 दिसंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है उसको लाइक करिएगा एंड उसको शेयर करना ना भूलें। दीज आर द टू थिंग्स दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइड, दीज आर द टू थिंग्स दैट यू शुड डू। लाइक एंड शेयर फ्रॉम योर साइड। एंड अगर आप नए हैं चैनल में तो अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। सो दीज आर द थिंग्स। आगे मूव करते हैं तो डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारे टेम्स यूपीएससी। तो अगर आप टेम्स यूपीएससी सर्च करते हो टेलीग्राम में तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा जहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी इंस्टाग्राम में हमारा टेम्स आईएएस करके हमारा हैंडल है, इंस्टाग्राम हैंडल है टेम्स आईएएस, तो आप वहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स मूव टू टुडेज क्वेश्चंस। आज के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आचार्य जेबी कृपलानी। तो आचार्य जेबी कृपलानी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट है, ही अपोज्ड द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड लेफ्ट कांग्रेस फॉर अ ब्रीफ पीरियड इन 1942। दूसरा स्टेटमेंट है, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस। तो आपको बताना है जेबी कृपलानी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। Options are 1 only, 2 only, both या none। Question number 2 is कंसीडर। चलो आंसर ही बताते जाते हैं साथ में, आप पॉज करके अटेम्प्ट कर लेना। पहला स्टेटमेंट जो था इस क्वेश्चन का वो गलत था। क्यों? क्योंकि जेबी कृपलानी ने अपोज नहीं किया था 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट को, रादर ही वाज अरेस्टेड इन दैट मूवमेंट। इस मूवमेंट में हिस्सा लेने का वो अरेस्ट भी किए गए थे, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट जरूर सही है। जब आजाद हुआ था भारत हमारा, उस समय जेबी कृपलानी जो थे ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि 2 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। दूसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स सॉरी। सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज अ यूनिफाइड अथॉरिटी फॉर रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर इन इंडिया। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है? पहला स्टेटमेंट इसमें भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। याद रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया IFSCA के रिगार्डिंग। दूसरा स्टेटमेंट जरूर सही है कि फाइनेंशियल सर्विसेज को देखता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है इंडिया का ये, तो इसका आंसर होगा बी, 2 ओनली विल बी द आंसर फॉर दिस। तीसरा सवाल बहुत आसान सवाल है, बहुत बार हमने डिस्कस किया। द नागोर्नो काराबाख रीजन इज अ डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। किन दो कंट्रीज के बीच का डिस्प्यूटेड रीजन है नागोर्नो काराबाख? ऑप्शंस आर अर्मेनिया, अजरबैजान, टर्की एंड अर्मेनिया, टर्की एंड अजरबैजान, ईरान एंड अजरबैजान। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ए, नागोर्नो काराबाख जो है वो अर्मेनिया अजरबैजान के बीच का डिस्प्यूटेड रीजन है। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस। आपको समझ में आया होगा एंड कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा। आगे मूव करते हैं, आज का थॉट ऑफ द डे देखते हैं क्या है। द थॉट ऑफ द डे फॉर टुडे इज फॉरगेट द मिस्टेक्स, रिमेंबर द लेसन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आज की जो है वह है फॉरगेट द मिस्टेक्स बट रिमेंबर द लेसन। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग अपनी मिस्टेक से क्लिंग कर जाते हैं, उसको चिपक के रह जाते हैं और उसके कारण अपना आगे का टाइम, आज का टाइम और फ्यूचर खराब कर लेते हैं। तो होना क्या चाहिए कि मिस्टेक्स को भूल जाना चाहिए। यू शुड नेवर क्लिंग टू द मिस्टेक्स दैट अ पर्सन हैज कमिटेड। या किसी व्यक्ति ने अगर कोई मिस्टेक कर दी है या आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो आपको उससे चिपक के नहीं रहना चाहिए। रादर देन दैट आपको उससे जो लेसन मिला था, यानी कि जो सीख मिली थी, उसको हमेशा याद रखना चाहिए। तो फॉरगेट द मिस्टेक बट रिमेंबर द लेसन। जो भी गलती हुई उस चीज को भूलो, लेकिन उससे जो सीख मिलती है उससे आप उसको जरूर याद रखो। क्यों? क्योंकि अगर वो आप याद रखोगे तो आगे आप दोबारा वो मिस्टेक नहीं कमिट करोगे एंड आगे आप बहुत ज्यादा सक्सेस की तरफ मूव करोगे। सो फॉरगेट द मिस्टेक एंड रिमेंबर द लेसन
आप और मेरे जैसे हर व्यक्ति की लाइफ का एक इंपॉर्टेंट ये कोट हो सकता है। एंड हम सभी कभी ना कहीं ऐसा करते हैं कि हम अपनी गलती ज़्यादा सोचते हैं कि यार रिग्रेट बहुत ज़्यादा करते हैं। जब आप अपनी मिस्टेक्स को याद करते हो ना तो आप रिग्रेट करते हो, लेकिन जब आप लेसन्स को याद करते हो तब आप एक होप की तरफ मूव करते हो। दिस इज द बेसिक लर्निंग कि जब आप मिस्टेक्स को याद करते हो तो आप रिग्रेट करते हो एंड वो पेसिमिज्म लाता है, लेकिन जब आप उस लेसन को याद करते हो तो आप एक होपफुल फ्यूचर की तरफ देखते हो कि चलो यार फ्यूचर में तो मैं ऐसी मिस्टेक्स दोबारा नहीं करूंगा, एंड दैट लेसन हेल्प्स यू इन सक्सेस इन योर अपकमिंग फ्यूचर। तो दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। यू शुड फॉरगेट द मिस्टेक बट ऑलवेज रिमेंबर द लेसन। आज का मैप ऑफ द डे जो है वो मैंने एनसीईआरटी से लिया है, बहुत फेमस मैप है, द आयरन ओर फील्ड्स ऑफ इंडिया। कल अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कोल के बारे में बताया था। हाँ, मैं कई लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि वेबसाइट पे कंटेंट अपलोड करने का, तो कल रात में मैंने सारे दिनों के जितने भी पिछले 3 दिनों की न्यूज़ एनालिसिस मिसिंग थी 6, 7 और 8 वो पूरा कर दिया है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि अलग से मैं अभी इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी नहीं कर रहा था, क्योंकि पीआईबी का ज़्यादातर कंटेंट और इंडियन एक्सप्रेस की जो न्यूज़ थी वो मैं हिंदू के साथ ही मिक्स कर देता हूँ। तो उसको मैं कुछ उसका हम नया एडजस्टमेंट करते हैं, देखते हैं क्या हम कर सकते हैं, कितने पोस्ट में बना सकते हैं। अदरवाइज हिंदू पूरा अपडेटेड है, आप जाकर के देख सकते हैं। नीचे लिंक दे देता हूं मैं, तो आप डिस्क्रिप्शन कमेंट में देखेंगे तो आपको उस न्यूज़ एनालिसिस की लिंक मिल जाएगी, प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम उसमें डालते रहते हैं। जैसे कल भी मैंने 2-3 अलग अलग न्यूज़ आइटम्स डाले थे, तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आयरन ओर फील्ड्स देख लेते हैं, आयरन ओर माइंस देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर हैं, और ये पूरा आयरन ओर से ही रिलेटेड है। आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट, आयरन ओर माइंस और आयरन ओर फील्ड, ठीक है ना। तो सबसे पहले माइंस की बात करते हैं। तो जितने भी माइंस हैं, देखो इंपॉर्टेंट माइंस कौन कौन से हैं। एक है आपका गुआ नाम का एक इंपॉर्टेंट माइन है, GUA, गुआ माइन इंपॉर्टेंट है। देन मयूरभंज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट माइन, मयूरभंज। और फिर इसके बाद एक केंदुझार इज अनदर इंपॉर्टेंट। तो गुआ हो गया, मयूरभंज हो गया एंड केंदुझार हो गया, ठीक है ना। कौन कौन से हो गए? गुआ, केंदुझार और आपका मयूरभंज, ठीक है। तो ये 3 यहाँ पे देख लिया हमने। फिर अगर आप देखो आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट में आपका ये विशाखापट्टनम पोर्ट है। तो विशाखापट्टनम पोर्ट इज द आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट। तो विशाखापट्टनम पोर्ट जो है वो आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट है, इसको भी आप याद रखेगा। तो ऊपर हमने क्या देखा? गुआ देखा, केंदुझार देखा और मयूरभंज देखा। फिर हमने देखा क्या? जो आयरन ओर का एक्सपोर्टिंग पोर्ट है। तो आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट कौन सा है आपका? वो आपका ये विशाखापट्टनम है, ठीक है ना। तो दिस इज अ थिंग विच यू कैन रिमेंबर। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर आयरन ओर से रिलेटेड फैक्ट्स हैं जिसको हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी। यहाँ पे जो कर्नाटका वाला रीजन है वहाँ बहुत सारे, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बेल्लारी, आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्नाटका वाले रीजन में आपको बेल्लारी यहाँ मिल जाएगा। देन यहाँ पे चित्रदुर्ग मिल जाएगा। चित्रदुर्ग इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइन जो कि रिलेटेड है। तो यहाँ पे चित्रदुर्ग मिल जाएगा। फिर यहाँ पे कुद्रेमुख माइन इज अनदर माइन देयर, ओके, कुद्रेमुख माइन है। और यहाँ पे तुमाकुरु माइंस भी है, तुमाकुरु माइंस भी आपका कर्नाटका रीजन में। देन चिकमंगलूर इज ऑल्सो देयर। देन मैंगलुरु पोर्ट जो है वो आपका आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट है, ओके। मैंगलुरु पोर्ट जो है वो आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इधर वाले रीजन में हमने कर्नाटक वाले रीजन में क्या देखा? कर्नाटक वाले रीजन में हमने बेल्लारी वाला देखा, चित्रदुर्गा देखा। देन आपका हमने ये कुद्रेमुख देखा, चिकमंगलूर देखा, तुमाकुरु देखा ना, वो भी हमने देखा। और इसके अलावा यहाँ पे पोर्ट में देखा हमने 2 आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट देखे। एक मारमागांव देखा यहाँ पे, और यहाँ पे मैंगलुरु देखा। तो मारमागांव और मैंगलुरु, ठीक है ना, मारमागांव और मैंगलुरु, तो ये भी हमने देखा। अब यहाँ पे जो ये गुआ जो माइंस है, अगर आपको गुआ माइंस की एग्जैक्ट लोकेशन जाननी है तो ये झारखंड में, याद रखिएगा, दिस इज इन झारखंड रीजन, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना है, झारखंड रीजन में है ना। और जो मयूरभंज है, मयूरभंज इज बेसिकली इन द आपका उड़ीसा में आता है, मयूरभंज उड़ीसा में आता है, ठीक है ना। मयूरभंज आपका उड़ीसा में आता है। सेम गोज विद द केंदुझार एज वेल, ठीक है ना। तो मयूरभंज आपका उड़ीसा में आता है और आपका केंदुझार भी आता है जो आपका वो उड़ीसा वाले रीजन में आता है, ठीक है ना। दैट इज ऑल्सो इन द उड़ीसा। एंड तो फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ। देखो, गुआ हो गया, ये आपका झारखंड का है। मयूरभंज और केंदुझार ये आपका उड़ीसा का है।
पारादीप पोर्ट है यहाँ पे, सॉरी पारादीप पोर्ट भी बताना भूल गया था मैं, पारादीप पोर्ट है आपका इसी रीजन में, एंड पारादीप पोर्ट भी उड़ीसा में है और ये इंपॉर्टेंट एक आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट है। देन यहाँ पे विशाखापट्टनम एक्सपोर्टिंग पोर्ट है। फिर इधर हमने कर्नाटका वाले रीजन में देखा, महाराष्ट्र में एक इंपॉर्टेंट रत्नागिरी सेंटर है, महाराष्ट्र में एक इंपॉर्टेंट रत्नागिरी है, फिर गोवा है ही, और फिर कर्नाटका वाले रीजन में फिर बेल्लारी, चित्रदुर्गा, कुद्रेमुख, चिक्कमंगलुरु, तुमकुरू, ठीक है, तुमाकुरू, ये अलग अलग माइंस है। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो इधर के हैं एक्सपोर्टिंग वो है मारमागांव और मंगलुरु, ठीक है ना। अब इधर साइड भी देखो, बीच में यहाँ पे देखो एक है भंडारा, भंडारा इज ऑल्सो देयर, एंड बैलाडीला, बैलाडीला आपका छत्तीसगढ़ में है, दुर्ग आपका छत्तीसगढ़ में है, और यहाँ पे भंडारा जो है वो आई थिंक महाराष्ट्र वाले रीजन में, तो भंडारा महाराष्ट्र में है, दुर्ग आपका छत्तीसगढ़ में है, बैलाडीला आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना। और दिस इज ए इंपॉर्टेंट मैप फॉर आयरन ओर, आई होप यू विल रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट मैप है। मिनरल्स ऑफ इंडिया में ये आयरन और मिनरल हमने डिस्कस कर लिया। कल हमने डिस्कस किया था कोल वाला रीजन हमने कल डिस्कस किया था पूरा, और आज हमने डिस्कस किया है आयरन और। आई होप यू विल रिमेंबर दीज टू मैप्स। आगे मूव करते हैं द न्यूज एनालिसिस पार्ट। सबसे पहले पहली जो न्यूज है, यूएन रिमूव्स कैनबीज फ्रॉम मोस्ट डेंजरस ड्रग कैटेगरी। तो याद रखिएगा यूएन ने कैनबीज को रिमूव कर दिया है फ्रॉम द मोस्ट डेंजरस ड्रग कैटेगरी। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स, United Nations Commission on Narcotic Drug has voted to remove cannabis and cannabis resin from Schedule 4 of the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs. तो there was a Single Convention on Narcotics Drugs 1961। सबसे इंपॉर्टेंट तो आप याद रखिएगा कि सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स कब का है, 1961 का है। इसके शेड्यूल 4 में आती थी कैनबीज एंड कैनबीज रेजिन, तो यहां से उसको हटा दिया गया, ठीक है ना। कैनबीज वाज पार्ट ऑफ शेड्यूल 1 एंड 4, दोनों का पार्ट था ऑन द यूनाइटेड नेशंस सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स, एंड वाइल ड्रग्स इन शेड्यूल 1 कैन बी यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस, ड्रग्स इन शेड्यूल 4 आर स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड एंड देयर यूसेज इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो याद रखिएगा जो शेड्यूल 1 होता है इस सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स, ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसको ध्यान में रखना। सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग जो है वो 1961 का कन्वेंशन है। इसके शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में था आपका कैनबीज रेजिन, तो शेड्यूल 4 से इसको हटाया गया है। क्यों? क्योंकि शेड्यूल 1 में अगर नाम आता है किसी भी ड्रग का तो उसका आप यूज मेडिसिनल पर्पस के लिए कर सकते हो, बट अगर शेड्यूल 4 में उसका नाम आ गया तो फिर आप उसका यूज नहीं कर सकते, दैट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। दूसरी चीज कि उसका यूज करना जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर आएगा, ठीक है ना। सो दीज आर द things that you should remember regarding this single convention on narcotics drugs 1961। currently इंडिया में क्या स्टेटस है, एक एनडीपीएस एक्ट है 1985 का जिसको हम नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट बोलते हैं। इट इलीगलाइजेस एनी मिक्सचर विद और विदाउट एनी न्यूट्रल मटेरियल ऑफ एनी ऑफ द टू फॉर्म्स ऑफ कैनबीज, चरस एंड गांजा। तो दो फॉर्म है चरस एंड गांजा, उसके साथ अगर मिक्स करते हैं किसी भी न्यूट्रल मटेरियल को, दैट इज इलीगल इन इंडिया, है ना। एंड ये इलीगल है, कोई भी ड्रिंक अगर इस तरह से प्रिपेयर होती है तो वो भी इलीगल है ना। तो दैट इज द थिंग, एंड द डिसीजन हैज ओपनड द डोर टू रिकॉग्नाइज द मेडिसिनल एंड थेरापेटिक पोटेंशियल ऑफ कैनबीज। तो अब बेसिकली इससे क्या होगा कि जो मेडिसिनल और थेरापेटिक पोटेंशियल है कैनबीज का वो सामने आएगा, एंड हो सकता है कंट्रीज उसका यूज करने लगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं और क्या चीजें हैं। देयर इज अ कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग, कुछ फैक्ट्स और याद रखिए कि देयर इज अ प्रॉपर कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स। एक यूएन एजेंसी है जो कि इसका काम करती है, विच इज मैंडेटेड टू डिसाइड ऑन द स्कोप एंड कंट्रोल ऑफ दिस कैनबीज। एक ऐसी यूएन एजेंसी है जो कि कैनबीज के यूज को कंट्रोल एंड उसके सब्सटेंस का क्या स्कोप हो सकता है उसको डिसाइड करती है, ठीक है ना। एंड 1946 में बनी थी ये जो कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग है, वो 1946 में बनी थी। वियना ऑस्ट्रिया में उसका हेडक्वार्टर है। तो 1946 में कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग बनी थी और उसका हेडक्वार्टर वियना में है। इसी तरीके से जो कन्वेंशन है वो है सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स 1961। सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स 1961 वही ड्रग्स के रिगार्डिंग ये होता है कि किसका मेडिसिनल पर्पस में यूज कर सकते हो। तो शेड्यूल 1 वाले का कर सकते हो, शेड्यूल 4 का नहीं कर सकते थे। कैनबीज को शेड्यूल 4 से हटाया गया, ठीक है ना, याद रखना। दूसरी जो न्यूज है वो है व्हाट आर इको डक्ट्स और इको ब्रिजेस, इको डक्ट एंड इको ब्रिजेस। तो एक्चुअली रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का है उत्तराखंड में, रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन उसने रिसेंटली एक बनाया है फर्स्ट इको ब्रिज
और रेप्टाइल्स एंड स्मॉलर मैमल्स। तो इको ब्रिज बनाया है फॉर रेप्टाइल्स एंड स्मॉलर मैमल्स। किसने? रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ द नैनीताल उत्तराखंड। ठीक है ना। अब ये काम क्या करता है? इको डक्ट और इको ब्रिजेस बेसिकली दे आर एरियाज ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट दैट एम टू इनहेंस वाइल्ड लाइफ कनेक्टिविटी। एक एरिया होता है स्पेसिफिकली वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के लिए दैट एम्स टू इनहेंसेस द वाइल्ड लाइफ कनेक्टिविटी दैट कैन बी डिसरप्टेड बिकॉज ऑफ हाईवे और लॉगिंग। तो हाईवेज बनने के कारण जो एरियाज मतलब डिसरप्ट हो गए हैं वहां एक तरीके से वाइल्ड लाइफ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए आपका ये इको डक्ट और इको ब्रिजेस बनाए गए। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अब कल मैंने आपको एक सिप्री की रिपोर्ट बताई थी जिसने कि आर्म्स के रिगार्डिंग रिपोर्ट दी थी। सिप्री के बारे में आपको कल नहीं बता पाया था मैं, तो याद रखिएगा सिप्री जो है स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये। ठीक है ना, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है और इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1966 1966 में 1966 में बना था स्टॉकहोम में स्वीडन में। ठीक है ना, तो 1966 में स्टॉकहोम स्वीडन में ये बना था एंड इट इज डेडिकेटेड टू रिसर्च इनटू कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट्स, आर्म कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट। तो ये किसके रिगार्डिंग स्टडी करता है? कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्मामेंट एंड कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट, इसके रिगार्डिंग ये स्टडी करता है। इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं ना, वी आर आगे मूव करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। ठीक है ना, ये जो न्यूज है वो है माउंट एवरेस्ट ग्रोस टॉलर एज चाइना नेपाल अनाउंस्ड न्यू हाइट। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ गई है ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड। तो बचपन से आज तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं? माउंट एवरेस्ट की हाइट 8848 मीटर पढ़ते आ रहे हैं ना, 8848 मीटर। तो चाइना और नेपाल दोनों ने इंडिपेंडेंट सर्वे किया था, दोनों के सर्वेयर गए थे और उनकी हाइट मेजर की है माउंट एवरेस्ट की। नाउ द न्यू हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848.86 यानी कि 86 सेंटीमीटर, 86 सेंटीमीटर हाइट बढ़ गई, जो कि 2 फीट से ज्यादा आता है। तो 2 फीट से ज्यादा इसकी हाइट बढ़ चुकी है हिमालयाज की। दिस हैज बीन नाउ डॉक्यूमेंटेड एंड नेपाल एंड चाइना दोनों ने ये चीज एग्री की है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सब अभी लास्ट जो हाइट थी 8848 वो कब आई थी? तो वो आई थी 1954 में। 1954 में जब सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया की एक बॉडी है सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि ओल्डेस्ट साइंटिफिक बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है सर्वे ऑफ इंडिया। ये ओल्डेस्ट साइंटिफिक बॉडी है इंडिया की। आपके लिए सवाल ये है कि ये कब बना था? ठीक है ना, आपके लिए सवाल है कब बना था। हिंट दे देता हूं, 1750 के बाद बना था और 1800 के पहले बनी थी। दिस इज अ क्वेश्चन टू यू, ये सर्वे ऑफ इंडिया कब बनी थी? हिंट मैं आपको दे रहा हूं, 1750 के बाद बनी थी। चलो और कम कर देता हूं, 1750 के बाद बनी थी और 1770 के पहले बनी थी। नाउ दिस इज अ हिंट टू यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिंट। आप बताइएगा कि सर्वे ऑफ इंडिया कब बनी थी। ठीक है ना, बाकी मैंने आपको बता दिया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, ओल्डेस्ट रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का सर्वे ऑफ इंडिया। 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया ने इसकी हाइट डिसाइड की थी 8848 मीटर। तब चाइना ने इसके साथ एग्री किया था, इसीलिए ये डॉक्यूमेंटेड हो गया था। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। और अब चाइना और नेपाल दोनों ने इंडिपेंडेंट सर्वे किया, उसमें 8848.86 हाइट निकल के सामने आई है। 86 सेंटीमीटर, 86 सेंटीमीटर हाइट बढ़ गई है, यानी कि 2 फीट से ज्यादा बढ़ गई है। तो कुछ चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूं, जैसे कि व्हाई दिस हाइट इंक्रीजेस, क्यों हिमालयाज की हाइट बढ़ती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दे आर वेरी यंग, अभी भी यहाँ पे फोल्डिंग एक्टिविटी चालू है। द फोल्डिंग एक्टिविटी इज स्टिल गोइंग ऑन। दे आर कॉल्ड यंग फोल्ड माउंटेन्स। अगर आपको पता हो तो इनको हिमालयास को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड यंग फोल्ड माउंटेन्स। इसके अलावा अभी रिसर्चर्स ने बोला था कि 2015 में जो अर्थक्वेक आया था दैट इज ऑल्सो हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन दिस। तो इसी चीज को पढ़ने के लिए ही ये सर्वे किया गया था कि ये 2015 में जो वहां पे अर्थक्वेक आया था हिमालयाज रीजन में, वो उसका कितना इंपैक्ट है इन द इंक्रीज ऑफ दिस हाइट। तो एक्चुअली जो टेक्टोनिक activities are still going on, they are young fold mountains, अभी भी वहां पे फोल्डिंग एक्टिविटी चल रही है। बाकी चीजें आपको तो पता होना चाहिए ना कि किस तरीके से प्लेट्स का मूवमेंट हुआ था, टेथिस सी क्या है। देखो ये पूरा फिर कोर ज्योग्राफी हो जाएगा, ये आप पढ़ लेना, ये आपको पता होना चाहिए। हिंदू न्यूज एनालिसिस में हम ये पूरी फॉर्मेशन के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूं क्या क्या चीज आपको पढ़नी है। जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ इंडियन प्लेट का मूवमेंट है वो पढ़ लेना, किस तरीके से मूवमेंट हुआ, कैसे मूवमेंट हुआ। टेथिस सी क्या है, पैंजिया वाला रीजन क्या है, पैंथलासा क्या है, कैसे स्टार्टिंग हुई थी। 200 मिलियन ईयर्स एगो एक्चुअली इसकी स्टार्टिंग हुई थी, 200 मिलियन ईयर एगो हिमालयाज की फॉर्मेशन की जो स्टार्टिंग है वो हुआ था। फिर एक एक्टिविटी यहाँ पे लास्ट 50 मिलियन ईयर एगो भी हुई।
जब यहाँ आपके फोल्डिंग होना शुरू हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लेना, है ना। बाकी मैंने नोट्स में डाल दिया है, जो हमने टाइम्स आईएएस पे डाला है, तो उसमें मैंने इसका हिमालयस का फॉर्मेशन भी डाला है, ठीक है ना। तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सो दैट इज द थिंग। अब इसका देखो, एक पहले क्या होता था कि एक्चुअली हाइट क्लियर नहीं थी, तो जो चाइना की तरफ से चढ़ते थे माउंट एवरेस्ट, उनके सर्टिफिकेट में 8844.57 लिखा आता था। जो नेपाल की तरफ से चढ़ते थे उनके में 8848 लिखा आता था। तो सर्टिफिकेट्स में अंतर रहता था। अब जब दोनों ने, चाइना और नेपाल ने एग्री कर लिया है ऑफ द सेम हाइट, तो अब क्या रहेगा, सर्टिफिकेट्स में यूनिटी रहेगी। दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपसे कोई पूछे कि माउंट एवरेस्ट में चढ़ना किधर से आसान है, चाइना साइड से कि नेपाल साइड से, तो याद रखिएगा चाइना साइड से चढ़ना ज्यादा आसान है, क्योंकि चाइना जो है वो नदर्न साइड पे आता है। नदर्न साइड हिमालयास का चढ़ना ज्यादा इजी है देन द सदर्न साइड। सदर्न साइड पर चढ़ना ज्यादा कठिन है, इसलिए नेपाल से ज्यादा एडवांटेज चाइना को है। और इसका बेनिफिट ये होता है, जो हाइट और ये सब होता है, इससे टूरिज्म बढ़ता है। और आप सबको पता है कि नेपाल, जैसे अगर माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो उसके लिए एक डिपॉजिट मनी होती है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है माउंट एवरेस्ट में चढ़ने के लिए। ऐसा नहीं होता कि आप जाएंगे और चढ़ जाएंगे, उसके लिए लाखों में आपको पैसा भी देना पड़ता है। तो एक्चुअली दैट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर दीज कंट्रीज एंड ऑल। तो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, बट एडवांटेज जो है वो चाइनीज साइड पर ही, ये मैंने आपको बता दिया। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। हाई कोर्ट स्टेज नॉड फॉर ऑयल प्रोजेक्ट इन असम नेशनल पार्क। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है उसने स्टे लगा दिया है एनवायरमेंटल क्लियरेंस दैट वाज गिवन टू ऑयल इंडिया लिमिटेड फॉर एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग ऑपरेशंस एट लोकेशंस ऑफ दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे आपको बताना था नाम दिब्रू साइखोवा का, दैट इज द नेशनल पार्क लोकेटेड इन ईस्टर्न असम। याद रखिएगा दिब्रू साइखोवा जो है ईस्टर्न असम में है। इसके अलावा असम का एक और इंपॉर्टेंट है काजीरंगा। काजीरंगा इज वेरी वेरी फेमस, काजीरंगा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मानस इज अगेन वेरी वेरी फेमस, मानस। तो मानस हो गया, काजीरंगा हो गया, दिब्रू साइखोवा हो गया। दीज आर द इंपॉर्टेंट जो कि असम वाले रीजन में लोकेटेड है, इनको याद रखिएगा। आई होप यू विल रिमेंबर देम। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। तो यहाँ पे एडिटोरियल है द डेंजर्स ऑफ मिसप्लेस्ड ऑप्टिमिज्म। नाउ दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। देखो इकोनॉमी के बारे में दो फैक्ट बेसिक आपको पता होना चाहिए कि पहले क्वार्टर में जो कोविड-19 का कॉन्ट्रैक्शन था वो 23.5 था, और बाद में वो कॉन्ट्रैक्शन सेकंड में निकला है तो 7.5 है। अब देखो कुछ लोग बोलेंगे कि 23.5 से 7.5 हुआ मतलब कि ग्रोथ ठीक हुई है, मतलब जो रिकवरी थी वो रिकवरी होने लगी। ऑथर ने कहा है कि ऐसा ना हो कि इस चीज को देख करके हम अपनी तरफ से एफर्ट लगाना बंद कर दें, मतलब कि हमको लगे कि यानी ये ऑटोमेटिक अपने आप रिकवरी हो जाएगी। दैट शुड नॉट हैपन विद इंडिया। इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि जो, देखो अब पॉइंट सीधे पॉइंट्स पे आते हैं। कॉपी में कैसे आप लिखोगे, पहले आप यही चीज लिखोगे जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया की रिकवरी हुई, लेकिन बट वी शुड नॉट मिस्टेक दैट कि दिस विल हैपन ऑन इट्स ओन। हमको स्टेप्स लेने चाहिए। अब क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेक। पहला है शन फिजिकल कंजर्वेटिज्म। यू शुड शन यानी किसी चीज को छोड़ना, शन द फिजिकल कंजर्वेटिज्म। अब ऑथर ने ये बोला है कि लॉकडाउन के बाद जो है प्रोडक्शन कम होता है। जब भी कोई लॉकडाउन होगा तो प्रोडक्शन ऑब्वियस सी बात है कम होगा, डिमांड कम होगी लोगों की। तो यहां पे क्या है कि द इन्वेंटरीज विल रन आउट ऑफ द प्रोडक्ट्स, स्टॉक्स खत्म हो जाएंगे और ये सब चीजें होंगी, तो इससे डिमांड नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए आपको क्या करना है कि जो फिजिकल कंजर्वेटिज्म आप दिमाग में रख रहे हो, मतलब कि जो आप पैसे बचा रहे हो, सोच रहे हो कि ठीक है इसको कंट्रोल करके रखे, दैट शुड नॉट हैपन। रादर व्हाट यू शुड डू इज दैट कि आपको डिमांड को बैक ऑन ट्रैक लाने की कोशिश करनी है, और ज्यादा आपको प्रोडक्शन करने की कोशिश करनी है, यूनिट्स बढ़ाओ एंड एक्सपेंडिचर करो। अब एक्सपेंडिचर करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, बोरोइंग करनी पड़ेगी। बोरोइंग करने में आपको शर्माना नहीं है, यू शुड नॉट शाय अवे फ्रॉम बोरोइंग। अगर आपको शुरुआत में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, डिमांड बढ़ाने के लिए बोरोइंग भी करनी पड़े तो यू शुड डू दैट, वो आप कवर कर लेंगे। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लोगों ने एक जो मतलब होल्डिंग बैक रेजिस्टेंस आ गया है इन द प्रोडक्शन, एक जो रेजिस्टेंस आ गया है इन द डिमांड एंड ऑल, उसको आपको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। एंड उसको आप कैसे बढ़ाओगे, जब आप बोरो करोगे और आप जब एक्सपेंडिचर करोगे ज्यादा से ज्यादा। दूसरी चीज जो यहाँ पे सजेशन है वो ये है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म रिकवरी के साइंस तो मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट डिमांड जो ये बढ़नी चाहिए वो उस हिसाब से नहीं बढ़ी है। और यहाँ पे कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस था वो भी अभी नहीं बढ़ा है, तो वो भी आपको इंक्रीज करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना। दैट इज ऑल्सो यू शुड ट्राई टू इंक्रीज दैट।
इसके अलावा फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन डिक्रीज हुआ है, देयर हैज बीन अ डिक्रीज इन द फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट होता है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में मशीनरी ये सब खरीदते हो, तो उसको कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर वो डिक्लाइन होता है, अगर सपोज कि मेरे यहाँ जो मशीनें लगी हुई, अगर मेरे यहाँ वो मशीनें कम हो जाएं, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि घट रहा है, इसका मतलब है प्रोडक्शन घट रहा है। तो जब इन्वेस्टमेंट घटता है, कैपिटल फॉर्मेशन घटता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका प्रोडक्शन घट रहा है, इसका मतलब होता है कि आपका जो प्रोडक्शन साइकिल है वो कम हो रहा है। सो दैट इज द थिंग कि एक तरीके से इंडिकेटर ही है। तो अगर ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन डिक्रीज होगा, तो ये भी जो है आपका एक तरीके से बताता है कि प्रोडक्शन सही नहीं है, तो आपको इसको भी बढ़ाना है। और जो डिमांड में कंस्ट्रेंट्स लगे हुए हैं, जो चीजें यहाँ पे रुकी हुई है, चाहे वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो या गवर्नमेंट का जो सपोर्ट होना चाहिए, पब्लिक स्पेंडिंग होनी चाहिए, आपको वो सब बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। एंड आपका फर्स्ट जो फोरमोस्ट टारगेट है वो ग्रोथ को बढ़ावा देना चाहिए। अब देखो, मैंने आपको परसों बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, दो तरीके की पॉलिसीज होती हैं, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है फिस्कल पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो बैंक करता है, फिस्कल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट करता है। इसीलिए हम यहां पे फिस्कल बात करें कि फिस्कल कंजर्वेटिज्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को स्पेंड करना है, पब्लिक स्पेंडिंग गवर्नमेंट को करनी है, इसलिए हम फिस्कल कंजर्वेटिज्म की बात कर रहे हैं कि वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फिर ऑथर ने बोला है कि कोविड-19 के बाद हमने स्टेट्स पे भी बहुत बुरा इफेक्ट देखा है, स्टेट्स के पास पैसे कम हो गए, जीएसटी का कलेक्शन कम हो गया। लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने क्या बोला, उसने बोला भैया कोविड-19 तो एक्ट ऑफ गॉड था, एक्ट ऑफ गॉड था, इसलिए हम आपको जीएसटी का पूरा कंपनसेशन नहीं दे सकते। व्हाट द सेंट्रल गवर्नमेंट सेड कि सिंस ये एक्ट ऑफ गॉड था तो हम आपको पूरा कंपनसेट नहीं करेंगे, थोड़ा पार्ट कंपनसेट करेंगे, थोड़ा आपको बोरो करना पड़ेगा। सो दैट वाज आल्सो रॉन्ग एटीट्यूड। ऐसे कंडीशंस में तो आपको स्टेट्स की और मदद करनी चाहिए। केरला में इतना फ्लड आया, इसके बाद हमने चेन्नई में देखा कि तमिलनाडु वाले रीजन में इतना फ्लड आया, तो आपको अब स्टेट्स एक तो कोविड-19 से परेशान है, प्लस ये जो कुछ अच्छे स्टेट्स हैं इनके ऊपर एक डिजास्टर्स वाली कंडीशन भी आ गई है। सो यू शुड ट्राई टू हेल्प देम रादर देन अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना, दैट शुड नॉट हैपन। तो यही कुछ सजेशंस है जो ऑथर ने यहाँ पे दिया। आई होप यू विल रिमेंबर देम। बेसिकली जो टारगेट करना है वो आपको करना है कि डिमांड बढ़े, कंजम्पशन बढ़े, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़े, पब्लिक स्पेंडिंग बढ़े, प्राइवेट स्पेंडिंग बढ़े, प्राइवेट कंजम्पशन बढ़े। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड फोकस ऑन। और ये करने के लिए पैसा लगेगा, बोरो करना पड़ेगा, पब्लिक स्पेंडिंग लगेगी, और लेकिन आपको इसी चीजें करनी है, ठीक है ना। तो दिस वाज द ओवरऑल एडिटोरियल फर्स्ट। दूसरा जो एडिटोरियल है वो है इन स्टैनफोर्ड रैंकिंग होप फॉर इंडियन साइंस। स्टैनफोर्ड ने अभी एक रिपोर्ट निकाली है, उसमें उन्होंने अलग अलग कंट्रीज से जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनको रैंक किया है। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो ये रैंकिंग है, इसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है एक अच्छी कंडीशन में, अच्छी स्टैंडिंग में आता है। लगभग 1,59,683 यानी कि 1,59,683 साइंटिस्ट को यहाँ पर स्टडी किया गया, उनको रखा गया है। एंड बेस्ड ऑन दीज सम इंडिकेटर्स, कुछ इंडिकेटर्स पे बेसिकली किया गया था। कौन कौन से इंडिकेटर्स थे? इंफॉर्मेशन ऑन साइटेशन, एच इंडेक्स, को ऑथरशिप एंड अ कंपोजिट इंडिकेटर। तो ये साइटेशंस को रिसर्चर्स के द्वारा, पब्लिशर्स के द्वारा, एच इंडेक्स क्या होता है बताता हूं मैं आगे, को ऑथरशिप, ये अलग अलग पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे रैंकिंग की गई है। तो बेसिकली देखो, जैसे साइटेशंस है कि कितने रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, कितनी बार पब्लिश हुए, वो साइंटिस्ट कितनी बार पब्लिश हुआ, उसके कितने रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत थी, ठीक है ना। जो एच इंडेक्स आता है, व्हाट इज दिस एच इंडेक्स? देखो, एच इंडेक्स इज द मेजर ऑफ व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ एन ऑथर्स वर्क। एक रिसर्चर के वर्क का क्या इंपैक्ट पड़ा है, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ एन ऑथर्स वर्क एंड अदर पीपल्स रिसर्च, क्या इंपैक्ट पड़ा है उस ऑथर के काम का, ये एच इंडेक्स के अंतर्गत देखा जाता है, ठीक है ना। अच्छी बात यह है कि इंडिया की तरफ से लगभग 2%, यानी कि 1594 इंडियंस हैव मेड इनटू द लिस्ट।
1594 इंडियंस हैव मेड इनटू द लिस्ट ऑफ टॉप 2% साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो टॉप 2% साइंटिस्ट के अंतर्गत 1594 इंडियंस आए, मतलब 1,59,000 में से 1594 1594 इंडियंस थे जो कि लिस्ट में थे। तो इसका मतलब है कि इंडिया की तरफ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वो एस्पेक्ट है वो अच्छा दिखा है। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट IISc बेंगलुरु के आए, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता के आए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आए, इसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी लोग आए, ठीक है ना। अच्छी बात यह थी कि न केवल अर्बन एजुकेशन से बल्कि जो फार ऑफ रीजन थे, जो रिमोट रीजन थे, वहां के भी साइंटिस्ट और वहां के भी रिसर्चर्स आए। तो दैट इज अनदर थिंग कि इक्विटी भी देखने को मिली। ऑथर ने कहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, खास तौर पे जो अप्लाइड फिजिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इमेज प्रोसेसिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, केमिस्ट्री, पॉलीमर्स, इन फील्डों से ऑलरेडी आए रिसर्चर्स, लेकिन इनमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। ऑप्थेल्मोलॉजी, मेडिसिन, एनाटॉमी, ऑप्टोमेट्री, न्यूट्रिशन, डाइटिक्स, हर फील्ड से लोग आए। और अच्छी बात यह कि गवर्नमेंट और ज्यादा इनके लिए फोकस्ड है। कैसे पता गवर्नमेंट फोकस्ड है? क्योंकि अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखो तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अब इस बार गवर्नमेंट ने कहा है कि NRF नाम की एक बॉडी बनाई जाएगी। NRF नाम की बॉडी बनाई जाएगी। NRF क्या है? आपका नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन नाम की बॉडी बनाई जाएगी। लेकिन दुख की बात यह है कि इंडिया अभी तक केवल 1% से भी कम इन्वेस्टमेंट करता है रिसर्च एंड इनोवेशन में। इंडिया अपनी GDP का 1% से भी कम हिस्सा इन्वेस्ट करता है रिसर्च एंड इनोवेशन में। तो ये हमको बढ़ाना है, ये नंबर बढ़ने चाहिए, ठीक है ना। NRF का रिलेवेंस बहुत ज्यादा रहेगा। अगर NRF सही से काम करता है तो इंडिया में जो ओवरऑल रिसर्च का स्टैंडर्ड है उसको बढ़ने में मदद मिलेगी, है ना। और रिसर्च हमारी टॉप प्रायोरिटी में आ जाएगा। ना केवल ये नॉर्मल आपके प्रॉब्लम्स को दूर करेगा बल्कि जो साइंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप डेली लाइफ में कर सकते हो उसको भी ये बढ़ावा देगा। जैसे कि अभी एग्जाम्पल है तमिलनाडु वाले रीजन में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आप जो ट्रैफिक वायलेशंस करते हैं उनको पता लगा सकते हो। तो ये इस तरीके से AI और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज आप गवर्नेंस में भी कर सकते हो। तो बेसिकली दैट इज द बेनिफिट कि आप अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो ज्यादा से ज्यादा साइंस में तो आपको ये सब बेनिफिट भी मिलेंगे। वैसे ही तीसरा आर्टिकल जो है राइज ऑफ द AI इकोनॉमी, वही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने से आपकी इकोनॉमी को भी बेनिफिट होगा। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? आप उसी आर्टिकल में लिखते जाओ ये चीज, AI को बढ़ाने से क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहली चीज तो आप वर्ल्ड में एक AI पावर के रूप में जाने जाओगे। वर्ल्ड में आपके मतलब एक चार्म बढ़ेगा। हो सकता है वर्ल्ड आपसे खरीदने लगे, आपसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मांगने लगे, तो आपको मॉनेटरी बेनिफिट होगा। दूसरी चीज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड है उसमें लगभग 20 मिलियन तो टेक्नोलॉजी रोल्स अकेले डेवलप हो सकते हैं, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देन इट कैन हेल्प इन नॉट ओनली इन कंज्यूमर सर्विस तो बढ़ती ही है AI से, साथ साथ आपका गवर्नेंस भी बढ़ता है, ठीक है ना। जो मैंने अभी तमिलनाडु बोला था वो तेलंगाना पुलिस का एक्चुअली था। तेलंगाना पुलिस ने ऑटोमेटेड नंबर प्लेट सिस्टम डेवलप किया है फॉर फाइंडिंग द ट्रैफिक वायलेशन। तो इसको याद रखना कि न केवल आप कंज्यूमर सर्विस बल्कि आप इस तरीके से गवर्नेंस का काम भी आसानी से कर सकते हो। और इंडिया में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि देखा होगा आपने, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन ने बताया था कि इंटरनेट कंजम्पशन जो इंडिया का है वो 13% बढ़ा है आफ्टर द लॉकडाउन इज अनाउंस्ड। तो 13% इंटरनेट कंजम्पशन बढ़ा है और यही सब चीजें हैं जो कि AI के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हमको क्या चीजें ध्यान में रखनी है अगर हमको AI डेवलप करना है? तो सबसे पहली बात यह है कि to meet the rising demand with the right talent we have to have right talent for this। आपको प्रॉपर टैलेंट होना चाहिए। आपको AI में जुड़े हुए वर्कफोर्स को बढ़ाने की जरूरत है। जो लोग लगे हैं उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करो, उनको आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, स्किल्स प्रोवाइड करो। दूसरी चीज पॉलिसीज हमको डाटा यूसेज की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डाटा इज द हार्ट एंड सोल ऑफ AI। तो आपके पास प्रॉपर डेटा पॉलिसी होनी चाहिए। दिस इज अनदर थिंग विच इज अ नेसेसिटी फॉर डेवलपिंग AI इन इंडिया। थर्ड, डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज ज्यादा बढ़ गया है एंड देयरफॉर द लेवल ऑफ डिजिटाइजेशन और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो हमको क्या करना है? राइट अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग डेटा टू रन AI एंड ML एल्गोरिथम्स विच इन टर्न अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट। तो रिजल्ट की देखो,
एक होता है यहाँ पे डेटा होता है, एक चीज होती है डेटा कलेक्शन। अब एक होता है डेटा प्योरिटी। डेटा प्योरिटी का कंसेप्ट क्या है कि कितना डेटा सही है कितना गलत। डेटा प्योरिटी, डेटा सैंक्टिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो एआई आने से डेटा तो बढ़ेगा ही, लेकिन उस डेटा में कितनी प्योरिटी है, कितना सही कितना गलत, वो भी हमको देखने की जरूरत रहेगी। तो ये आपको याद रखना है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। सार्क नीड्स अ टेरर फ्री मिलियू। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि द फुल पोटेंशियल ऑफ सार्क कैन बी रियलाइज्ड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ फ्री ऑफ टेरर एंड वायलेंस। जब तक एटमॉस्फेयर टेरर फ्री नहीं होगा या वायलेंस फ्री नहीं होगा, तब तक हमको फुल पोटेंशियल नहीं देखने को मिलेगा सार्क का। अभी नेपाल जो है वो करंट चेयर है सार्क का। याद रखना है कि नेपाल इज द करंट चेयर ऑफ सार्क। चेयर कैसे चेंज होती है? एक्चुअली इट मूव्स इन रोटेशन अमंग द 8 कंट्रीज। 8 कंट्रीज मेंबर हैं सार्क के, आपको पता होना चाहिए। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, इसके मेंबर्स हैं आपके अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। दीज आर द 8 कंट्रीज मेंबर ऑफ सार्क। एंड लास्ट सार्क समिट जो हुआ था वो पहले 2014 में हुआ था, फिर 2016 में पाकिस्तान को होना था इसका चेयर, बट उस समय इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया था अटेंड करने से। एंड नेपाल कंटिन्यू टू होल्ड द चेयर नाउ। नेपाल ही अभी तक चेयर इसको होल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ एक अच्छी चीज बोली गई कि सार्क इज नॉट अ चॉइस बट अ नेसेसिटी फॉर मीनिंगफुल रीजनल कोऑपरेशन इन साउथ एशिया। सार्क इज नॉट अ चॉइस बट अ नेसेसिटी फॉर मीनिंगफुल रीजनल कोऑपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका मेंस में क्वेश्चन भी आ सकता है कि सार्क कोई चॉइस नहीं है, रादर देन इट इज अ नेसेसिटी। तो वो क्यों है नेसेसिटी, ये आपको बताना है। कोविड-19 के टाइम पे एक सार्क इमरजेंसी फंड डिक्लेयर किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, जिसमें उन्होंने खुद $10 मिलियन देने का वादा किया एंड बाकी कंट्रीज ने मिल करके $9.8 मिलियन का वादा किया है, ठीक है ना। इसके अलावा इंडिया ने $1 मिलियन के आसपास के मेडिकल इक्विपमेंट्स नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव्स को भेजे हैं इन द टाइम ऑफ कोविड। तो एक तरीके से ये दिखाता है कि कितना कोऑपरेशन हुआ है, ठीक है ना। नो जॉइंट कम्मेमोरेटिव स्टैम्प्स विद इंडिया सेज चाइना। चाइना ने कहा है कि कोई कम्मेमोरेटिव स्टैम्प्स नहीं निकालेगा इंडिया के साथ चाइना। क्यों निकालने वाला था? क्योंकि 70 साल पूरे होने वाले हैं ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना। पहले उन्होंने बोला था कि हम मिल करके दिए जलाएंगे, हम मिल करके स्टैम्प्स बनाएंगे, हम मिल करके दोनों लोग साइन करके पेपर चिपकाएंगे दीवारों पे, पर अब कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, ना हम पेपर चिपकाएंगे, ना हम दिए जलाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ कोविड फैलाएंगे। तो अब उन्होंने, चाइना ने ये चीज़ बोल दी है, ठीक है ना। तो ये आपको याद नहीं रखना है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। श्रीलंका टू गेट 300 मिलियन चाइनीज टायर फैक्ट्री। अब श्रीलंका को $300 मिलियन की टायर की फैक्ट्री मिलने वाली है चाइना की तरफ से, ठीक है ना। तो वो टायर, वहाँ पे टायर कम है, इसलिए वहाँ पे टायर की फैक्ट्री लगाने के लिए श्रीलंका ने बोला कि हमको हमारे यहाँ लगाओ, टायर बनाओ। तो चाइना ने $300 मिलियन की टायर फैक्ट्री बनाने का फैसला ले लिया। इसके अलावा साइड में उनका जो मेन बिजनेस है, एक डीप सी पोर्ट भी बोला कि ठीक है, हम एक जो आपका डीप सी पोर्ट था ही हम्बन टोटा वाला, हम्बन टोटा के बगल में बोला कि यहाँ टायर की फैक्ट्री लगा देते हैं। तो अब वो दोनों चीज़ें, हम्बन टोटा पोर्ट तो वो लीज में लिया ही है 99 ईयर्स के लिए, और $300 मिलियन की टायर फैक्ट्री भी सेटअप करेंगे। दूसरे जो नेशंस हैं, खास तौर पे इंडिया, ये परेशान है क्योंकि इनके पास पैसा है नहीं, इनके पास टायर भी नहीं है, और ये दोनों चीज़ें इनके यहाँ कम है। तो हम इंडिया वाले परेशान हो रहे हैं कि भाई रुक तो जाते थोड़ा, हम भी डेवलप हो जाएंगे 50-60 सालों में, और हम भी तब लगा देते टायर की फैक्ट्री। लेकिन नहीं, चाइना, वो श्रीलंका को थोड़ा जल्दी थी, देयरफॉर दे आस्क्ड चाइना टू हेल्प। आगे देखो, पाकिस्तान चाइना वायलेट रिलीजियस फ्रीडम, यूएसए। अब जो विश्व का सबसे अच्छा देश है यूएसए, अकॉर्डिंग टू देम, इन्वर्टेड कॉमास में, तो यूएसए का ये कहना है कि भाई पाकिस्तान चाइना बहुत वायलेट करते हैं रिलीजियस फ्रीडम को। मतलब ये पता नहीं क्यों हर चीज़ में वो बने रहते हैं, बॉस बने रहते हैं। ये अपने में ही, किसी ने बोला नहीं इनको कोई रिपोर्ट निकालने के लिए, लेकिन इनका स्टेट जो हाउस स्टेट है वो खुद ही रिपोर्ट निकालता रहता है। भाई जब आपको किसी ने बोला ही नहीं तो क्यों निकाल रहे हो? तो उन्होंने रिपोर्ट निकाली कि पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, एरित्रिया, ईरान, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, दीज आर द कंट्रीज विच आर प्लेस्ड in the list for engaging in or tolerating sympathetic ongoing egregious violations of religious freedom।
ये वो कंट्रीज हैं जो वायलेशन सह रही हैं रिलीजियस फ्रीडम की, यानी कि ईरान, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, म्यांमार, इरित्रिया, पाकिस्तान एंड चाइना। ठीक है ना, तो वहां का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने इन कंट्रीज को बोला है। प्लस कोमोरोस, क्यूबा, निकारागुआ, रशिया को उन्होंने स्पेशल वॉच लिस्ट में रखा है अलग से देखने के लिए, कि जिनको शाम को रोज देखा करेंगे। स्पेशल वॉच लिस्ट है उनकी, उसके अंदर उन्होंने निकारागुआ, कोमोरोस और क्यूबा और रशिया को रखा है। ठीक है ना, तो अब रोज शाम को इनको माइक पोम्पियो और आपके जो बाइडेन दोनों देखा करेंगे। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा हाँ, पवन हंस को फुल्ली प्राइवेटाइज करने के लिए सेंटर ने चौथी 4th बिड की है। इसके पहले वो बिक ही नहीं रहा है, तो अभी तक 3 बिड में नहीं बिक पाया। तो अब 51% स्टेक जो है पवन हंस के, पवन हंस बेसिकली हेलीकॉप्टर्स का आपको पता होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर बनाने वाला वो है पवन हंस। अब पवन हंस को इनको प्राइवेटाइज करना है, मतलब गवर्नमेंट वांट्स टू सेल इट्स 51% स्टेक। जो पवन हंस में 51% स्टेक है वो फुल्ली गवर्नमेंट सेल करना चाहता है और उसको फुल्ली प्राइवेट बनाना चाहता है, बट कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, पहले 500 करोड़ बोला था, फिर 350 करोड़ बोला, अब 300 करोड़ पे आ गए हैं कि 300 करोड़ से स्टार्ट करेंगे। अभी देखो शायद मिल जाए कोई। These are the things important in today's newspaper. I hope you got clarity regarding the news analysis part. और जो कुछ भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप आराम से पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड इसके अलावा जो मैंने आपको बोला कि प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्रिएटर के लिए कि उसके काम को पसंद किया जाए। सो दैट इज द थिंग। अगर आपको पसंद नहीं आता, यू शुड टेल द रीजन, एंड अगर आपको पसंद आता है तो यू शुड टेल अस, यू शुड से समथिंग जो कि हमको भी अच्छा लगे, है ना, हम भी यही देख के खुश रहेंगे। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई वांट टू टेल यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।